तो गाँव वालों, ये है चैप्टर नंबर 3 का दूसरा वीडियो जिसमें हम करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। देखो, पहले वीडियो में मैंने आपको ये सारे टॉपिक बताए थे, जानबूझ के यहाँ पे भी लिखा छोड़ दिया मैंने। करंट हो गया था पहले वीडियो में, इस वीडियो में करेंगे ओम्स लॉ। देखो, ओम्स लॉ कुछ नहीं होता। ओम्स लॉ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में 10th में आपको पढ़ाया गया था कि ओम्स लॉ ठीक है, चलो आपको आता है, मान लिया आपको आता है, सुन तो लो, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा सुनने को मिल जाए, मतलब सीखने को मिल जाए। सुनो, अब सबसे पहले तो स्टेटमेंट। बच्चे बहुत गलती करते हैं, याद रखना 12वीं के लास्ट के वाइवा में पूछ जरूर लेंगे वो। स्टेटमेंट बताइए ओम्स लॉ का। मेजोरिटी बच्चे भाई साहब ऐसे हुल चिल चीजें बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं ओम्स लॉ के स्टेटमेंट बताओ तो क्या बोलोगे? V is directly proportional to I। इतना ही बोलोगे, इतना याद ही होगा, लगी सर इस बात की। लेकिन इतना बोल दोगे ना तो वाइवा वाला टीचर मना कर देगा। सिंपल सी बात है, इतना सा डेफिनेशन तो ना, उसमें कंडीशंस होती हैं यार। लॉ है, स्टेटमेंट का सुनो। तो हम क्या कहते हैं कि पहले समझा दूं तो फिर बता दूंगा इंग्लिश में। देखो, स्टेटमेंट ऐसे छोड़ दो। मान लो एक कंडक्टर है, आपको आंसर क्या देना पड़ता है बोर्ड में, ये बताऊंगा मैं आपको। देखो, मान लो एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक बैटरी अप्लाई कर दिया है। ऐसा करके स्विच लगा दिया और ऐसे करके कर दिया। इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है? V। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, इसमें से करंट फ्लो करने लग जाएगा भाई साहब। इसमें करंट I फ्लो करने लग गया, मान लेते हैं। तो ओम साहब ने कहा था कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। सिंपल सी बात है। क्या कह रहे हो भैया? हम भी तो ये कह रहे थे। ठीक है, सुन तो लो। I is directly proportional to V, यानी कि the current flowing in the conductor is directly proportional to the applied voltage difference at constant temperature। ये भी बोलना पड़ता है, at constant temperature। अगर ये लाइन नहीं बोला ना, टीचर वही घुमाता रहेगा, अगर बोलेगा नहीं गलत है और दोबारा सही से सोच के बोलो, यही बोल देंगे वो। तो जो पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं हम, वो इतना सा लिखना होता है। इतना सा मत बोलना I directly proportional to V, ये मत बोलना। I को भी बताना पड़ता है कि इंग्लिश में कैसे लिखोगे। द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, आई को क्या कहते हैं? द करंट फ्लोइंग। वर्ड याद कर लो, वरना वाइवा में सुन के आओगे मुंह से टीचर के कि आई मतलब क्या होता है? करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, मैं नहीं लिख रहा, भूल जाओ। दोबारा सुनो और दोबारा लिखो। इतना लेंथी वीडियो हो जाएगा यार, मचा रखिए। फिर से बोल देता हूँ एक टाइम को, सुनो आप। The current flowing in the conductor is directly proportional to the applied voltage difference at constant temperature। ये कहा था किसने? ओम साहब ने। अब ओम साहब के स्टेटमेंट के हिसाब से जो अपने पास फॉर्मूला बनना चाहिए, देखो इसको अब फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं? इसको पलट देते हैं पहले तो। फॉर्मूला बनाने के लिए इसको पलटेंगे, क्या बोलेंगे? V is directly proportional to I। बोल सकते हैं भाई, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल टू लगा दो, तो साथ में कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो लगाएंगे इक्वल टू लगाया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो होता है R, और बाद में I लिख दिया। तो जो R जो है वो कांस्टेंट है। कौन है ये? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस पे ही आ रहे थे, रुक तो जाओ। तो जिसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। देखो, बच्चों वाला फॉर्मूला आपने इसको पढ़ रखा होता है बचपन से ही कि V इज इक्वल टू IR, आगे पीछे करके लिख सकते हैं इसको। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है। अब मैं इसमें कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछना चाहूंगा जहाँ पे आप फंस सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि हाँ चलो, अपने को पता चला कि जो V है इज इक्वल टू I और R के बराबर है, पता से। अगर मैं आपसे सवाल पूछना स्टार्ट करूँ, देखो जवाब देना, मन में ही दे लेना, कौन सा मैं सुनूंगा। सुनो, तो हम बोल रहे हैं कि देखो, अगर हम कहें आपसे कि रेजिस्टेंस बढ़ा दिए अपन, क्या बढ़ा दिए? रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। क्या बढ़ेगा? ठीक है। अगर मैं करंट बढ़ा दूं तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर से बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भैया। दूसरा फॉर्मूला करंट का निकालो। करंट का फॉर्मूला निकालोगे तो कितना आएगा? देखो, करंट तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो V अपॉन में R इज इक्वल टू करंट। होगा कि नहीं होगा, है ना? अब मैं आपसे पूछूं कि बता, अच्छा ठीक है, वोल्टेज को बढ़ा दिया, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो आप सही है। अगर मैं कहूँ कि सर चलो रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो घटेगा। चलो ठीक है, आप ये भी समझ गए। अब तीसरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो। देखो, पहले V का फॉर्मूला, फिर I का फॉर्मूला, फिर R का फॉर्मूला निकालो। अगर मैं R निकालूं तो I जाएगा डिवाइड में, यानी कि R इज इक्वल टू लिखा जाएगा V अपॉन में I लिखा जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि V को बढ़ा रहे हैं हम, इसमें किसको बढ़ा रहे हैं? वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या करो, बढ़ेगा। ठीक है, मान लेता हूं। अगर मैं कहूं आपसे करंट को बढ़ा रहा हूं, तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या करो, घटेगा। अगर आपने कहा है कि वोल्टेज के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है, गलत क्यों हो मैं बताता हूं। ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे वोल्टेज को बढ़ा लो, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट को बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी दो आंसर सही थे आपके, बाकी दो आंसर बिल्कुल सही थे, लेकिन ये वाला गलत हो जाता भाई साहब। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बताया था यार, रेजिस्टेंस कौन था? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं था, कांस्टेंट है ये। कौन है ये? कांस्टेंट। तो बदलेगा थोड़ी ना। असलियत में होता क्या है कि जब आप वोल्टेज को 2 गुना बढ़ा देते हो तो करंट भी तो बढ़ता है। यही तो ओम्स लॉ था कि वोल्टेज के बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा।
तो वोल्टेज को जैसे आपने दोगुना बढ़ाया तो करंट भी दोगुना बढ़ जाएगा, कट के बाद बराबर, रेजिस्टेंस उतना ही आता है। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वी एंड आई, यही बताना चाहता था मैं यहाँ पे लिख के। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब, बच्चों को बहुत मजा आ जाता है यहाँ पे। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वी एंड आई, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड कितनी चीजों पे करता है, 4 चीजों पे डिपेंड करता है, वो अगले वीडियो में बताएंगे। कि तीसरा टॉपिक है रेजिस्टेंस, तो जब रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा तो बताऊंगा। अगर आपको पता है पहले से तो कमेंट करके बताओ, चलो तब मानूं मैं आपको पता भी, और नहीं पता तो अगले वीडियो का इंतजार करो, नहीं तो अगले वीडियो जाके देखो, शायद आ गया होगा आपके पास अगला वीडियो। और पता है तो कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितनों को याद है। और जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ऑफलाइन, नालायक को अगर पता है तो सच में कमेंट कर देना। हाँ नहीं कमेंट ही नहीं करता कोई, देख रहे हो। तो चलो हमको एक और मेन कॉन्सेप्ट पता चला कि भैया पहले तो डेफिनेशन बोलना आना चाहिए आपको, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। ओम्स लॉ में एक और चीज पता होनी चाहिए आपको, वो है ग्राफ। ओम्स लॉ में जो तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो है ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। कुछ भी नहीं है यार, बच्चों वाला ग्राफ है ये। V का ग्राफ बनता है, ये I का ग्राफ बनता है, VI ग्राफ बनता है। और कैसा ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V और I। कैसा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बनता है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 0 से सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन जाएगा, और इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ VI ग्राफ विल गिव रेजिस्टेंस R। स्लोप मतलब क्या होता है, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, तो जो रेजिस्टेंस है वो y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस है ना, तो स्लोप क्या देगा इसका, रेजिस्टेंस। नहीं पता है, अगर इतनी मैथ नहीं आती है तो इतना याद कर लेना कि VI ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होता है, उसका जो स्लोप मतलब ढलान जो होगा मुझे कौन देगा, रेजिस्टेंस के बराबर होता है वो, ठीक। अब देखो बच्चों को क्या होता है ना दिक्कत, कि बहुत सारे ग्राफ बनते हैं। 11th-12th में टोटल 5 ग्राफ मेनली आपको आने चाहिए, जो मैथ में पढ़ाया जाता है। तो पूरे मैथ के कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल 5 ग्राफ है जो पूरे 12वीं में यूज होंगे, वो मैं अगले वीडियो के तौर पे दे दूंगा आपको। पूरे बेसिक बता दूंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है, इनवर्सली का कैसे बनेगा, या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा बनता है, y इक्वल टू mx प्लस में c का ग्राफ क्या होता है। बेसिक नॉलेज दूंगा जो अपने पूरे 11वीं-12वीं फिजिक्स में पूछा जाता है। हाँ ये सारे, ये देखो जितने भी 11वीं-12वीं में मतलब ग्राफ आएंगे ना, वो सारे इन 5 में कवर हो जाएंगे। इकलौता वो सेमीकंडक्टर है बदतमीज, अपना 14th चैप्टर 12th का सेमीकंडक्टर के ग्राफ तो भाई साहब इतना उल जलूल है, पूछो मत। वो किसी मैथ को फॉलो नहीं करते, उसका ग्राफ वो अलग ही दुनिया के हैं, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी पूरे 11वीं-12वीं में जितने फॉर्मूले हैं ना, मतलब सॉरी ग्राफ है ना, उन सबका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, तो वो भी देख लेना। चलो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि होगा रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बहुत मजेदार टॉपिक, मजा आएगा। चलो भागो, वीडियो खत्म।